हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, देखो यार, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा लाइट के बारे में, नेचर के बारे में उसके जाना था। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि लाइट जो होता है उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, जो प्लेन मिरर से होगा, उसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ये टॉपिक हमारे लिए पूरी तरह से एक तरीके से नया ही है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग दो प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। इसके अलावा एक और हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो चलो यार, पहले हम लोग शुरू करते हैं कौन सा, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका वेक्टर फॉर्म में अब हम लोग कैसे डील करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एक तरीके से ये सिंपली क्या रहेगा कि जब भी अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है तो तीन चीजें आती है, एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। तो बेसिकली इन्हीं तीनों के बीच एक रिलेशन हमें कैलकुलेट करना रहेगा, इन्हीं जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है, तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। मान लो ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, इस प्लेन मिरर पे एक लाइट रे ऐसे हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, AO। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। जैसा मैंने बताया था कि जब भी अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है या जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होता है, सिर्फ उसी पॉइंट का रोल होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। तो चलो भाई, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने। ये रहा हमारा नॉर्मल। यहाँ से लाइट रे इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको हमने नाम दे दिया OB और इसको हम लोग नाम दे देते हैं ON। ठीक है भाई, ये हमारा कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों इक्वल होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम पहले ही देख चुके हैं, तो दोनों का एंगल क्या होगा, सेम, थीटा मान लिया हमने। अब हमें जो वेक्टर फॉर्म में जो लिखना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इन तीनों के बीच जो है एक रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि इनके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना। मान लेते हैं इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है इसको हम लोग लिख लेते हैं I कैप। इस B के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है इसको हम लोग R कैप। ये हमने क्या ले लिया, N कैप के डायरेक्शन में, नॉर्मल के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लिया N कैप। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, तीनों के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन कर लिया। इसको थोड़ा ध्यान से देखना अपने को कि यूनिट वेक्टर जो इंसिडेंट रे के अलोंग लिया है वो इस डायरेक्शन में है, रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग इस डायरेक्शन में, और नॉर्मल के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब एक और चीज हम लोग ले लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो मिरर रखा हुआ है उसके डायरेक्शन में एक हम लोग यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं जिसको हमने क्या बोला, T कैप। इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, T कैप का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग ये T कैप के लॉन्ग और N कैप के लॉन्ग ब्रेक करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लो यार, जैसे मान लो हमने पास, अगर मान लो कोई भी एक वेक्टर रहता है, सपोज ये X एक्सिस है, एक Y एक्सिस, यहाँ पे एक चीज जो काम आने वाली है वो पहले देख लेते हैं कि अगर कोई वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में बनाया हुआ है, यानी ये वेक्टर ऐसा नहीं है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट का है, वो वेक्टर किस क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट का है। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि जिसके साथ, मान लिया ये वेक्टर A हो गया, ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस, जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है, अगर वो कंपोनेंट लिखना हो तो हम लोग क्या लेते हैं उसके साथ, कॉस। जैसे यहाँ एंगल किसके साथ बना है, Y एक्सिस के साथ, तो AY इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, A cos थीटा, और AX इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, A sin थीटा। तो ध्यान रखना है, जब दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात हो, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हो गया, जो 90 डिग्री पे के एंगल पे हो। ठीक है, जैसे X और Y के बीच हमारा क्या है, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो जिसके साथ अगर एंगल दिया हो वो कॉस, जिसके साथ नहीं दिया हो साइन। इसलिए बता दिया, कुछ लोगों को याद नहीं होगा अभी तक। ठीक है, तो चलो यार, अब हमारा काम क्या है कि इस I कैप वेक्टर को हम एक बार T कैप और एक बार N कैप के डायरेक्शन में ब्रेक करके लिखें। ठीक है, तो पहले इस वेक्टर को बनाया जाए अगर, ठीक है, इस वेक्टर को बनाए तो ये हमारा क्या होगा, ये T कैप होगा,
ये ऊपर के डायरेक्शन में एन कैप, सिंपली जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है उसकी जगह पे हमने क्या ले लिया, टी कैप और एन कैप। यहाँ पे ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है, आई कैप। आई कैप हमारा किसको क्या शो कर रहा है, इंसिडेंट रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। अब एक बात देखो, हमारा ये जो एंगल दिया हुआ है ये थीटा है, यानी यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो इसका दो कंपोनेंट जब ब्रेक करेंगे तो आई कैप को क्या लिखेंगे, आई कैप इक्वल्स टू आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू क्या लिखेंगे, साइन थीटा टी कैप। क्या लिख देंगे हम लोग, साइन थीटा टी कैप, और एक कंपोनेंट इसका इधर की तरफ जिसके साथ एंगल फॉर्म हो रहा है तो क्या आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, इसीलिए क्या आएगा हमारे पास, माइनस साइन, माइनस आई कैप कॉस, ठीक है, कॉस थीटा एन कैप, यही आएगा हमारे पास। आई कैप और आर कैप, ठीक है, दोनों क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर, तो इन सब का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1। एन कैप भी हमारा एक यूनिट वेक्टर है, इन सब की वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहां से हम आई कैप को क्या लिख सकते हैं, आई कैप इक्वल्स टू साइन थीटा टी कैप माइनस कॉस थीटा एन कैप, ठीक है। सभी को ध्यान से समझना है, कोई बड़ा कुछ खास टॉपिक नहीं है, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें कि वेक्टर फॉर्म में आज तक हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे पढ़ रहे थे, वेक्टर भी इसमें घुस रहा है, ठीक है। काफ़ी इजी पार्ट रहेगा अपने पास एक बार अगर हम ढंग से समझ लेंगे तो, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग, जो कि इंसिडेंट रे के अलॉन्ग, उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लिया उसको इन दोनों के अलॉन्ग कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो चलो यार, आर कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो सीधा सीधा वही है, एक्स और वाई की तरह है, तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, एन कैप के लॉन्ग कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा, टी कैप के लॉन्ग कंपोनेंट। तो क्या लिखेंगे, तो आर कैप का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि इसके लॉन्ग कंपोनेंट क्या आएगा, साइन, साइन थीटा टी कैप माइनस प्लस, ये कौन सा कंपोनेंट आएगा, इधर की तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, आर कैप कॉस थीटा एन कैप, ठीक है, यही हमारे पास है। आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, आर कैप इक्वल्स टू साइन थीटा टी कैप प्लस कॉस थीटा एन कैप, यही आएगा। ये हमारा क्या हो गया, आर कैप, जो रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वही हमारा, ये हमने यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब एक बार देखते हैं हमारा काम क्या था कि यार आई कैप, आर कैप और एन कैप के बीच रिलेशन निकाल, और हमें जनरली जो रहेगा, जो भी क्वेश्चन आएगा तो वो उसमें क्या रहेगा, थीटा हमें नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन भी आगे प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 सवाल करेंगे, काफ़ी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा को हमें रिप्लेस करना है, और दूसरी चीज़ कि आई कैप, आर कैप और एन कैप के बीच रिलेशन निकालना। तो पहला तो एक काम करना है, थीटा रिप्लेस करना और आई, आर और एन कैप के बीच रिलेशन निकालना, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से अगर देखें तो साइन थीटा टी कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा टी कैप। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी साइन थीटा टी कैप है, यहाँ पे भी साइन थीटा टी कैप है, तो क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस कॉस थीटा एन कैप, यही आएगा। इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे अगर पुट करें तो क्या आएगा, आर कैप इक्वल्स टू साइन थीटा टी कैप को क्या लिखेंगे, तो आई कैप प्लस कॉस थीटा एन कैप प्लस ये वाली वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा एन कैप, यही आएगा। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कैप इक्वल्स टू आई कैप प्लस, एक बात देखो ये दोनों सेम है तो क्या लिख देंगे इसको, 2 कॉस थीटा एन कैप, यही आएगा हमारे पास आर कैप की वैल्यू। अभी भी एक दिक्कत ही आ रही कि यहाँ पे चलो आई, आर और एन कैप तीनों आ गए, लेकिन साथ में एक थीटा भी आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, कॉस थीटा को कैसे रिप्लेस करेंगे हम लोग, कॉस थीटा को रिप्लेस करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, आई डॉट एन निकालते हैं, ठीक है, आई डॉट एन निकालते हैं। आई डॉट एन अगर निकाले तो यहाँ से देखो नॉर्मल हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है, एन कैप इस डायरेक्शन में, और ये है हमारा इंसिडेंट रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, यही है, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा है,
थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये बाकी पार्ट मैं बना रहा हूँ इससे, ये हमारा प्लेन मिरर है और ये रिफ्लेक्टेड रे कुछ इधर की तरफ। हमें कौन सा देखना है, जो ब्लैक कलर से बना हुआ। तो I और N के बीच का एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करें I कैप डॉट N कैप, वो किसके बराबर, तो I कैप का मैग्नीट्यूड इंटू N कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। यार अब ये वेक्टर का पार्ट है, A डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। तो इसके बीच और इसके बीच एंगल कितना, 180 माइनस थीटा। यहां से ये कितना 1 और कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर, तो माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ I कैप डॉट N कैप, यही आएगा। अब एक बात देखो, कॉस थीटा की वैल्यू हमें आ गई, अब बस उठा करके यहाँ पे पुट कर देते हैं। कहने के लिए ये भी एक इक्वेशन ऑफ जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होगा इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तो वो बोल सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना था, I, R और N में बस रिलेशन चाहिए था, तो हमने कॉस थीटा को रिप्लेस कर दिया। कॉस थीटा को रिप्लेस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि नाउ R कैप इक्वल्स टू I कैप माइनस, एक बार देखो कॉस थीटा की जगह ये पुट करेंगे तो माइनस 2 I कैप डॉट N कैप इंटू N कैप। यहाँ पे देखो कुछ लोगों को ये समझ में आता है कि यार ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये सारी चीजें आ गई। एक बार देखो ये क्या है, ये पूरा एक कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर को सिर्फ एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का ट्रिपल प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेक्टर फॉर्म है हमारा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं इसको। अब एक चीज देखो, ये तो हमारा हो गया कि एक बेसिक एक तरीके से I, R और N कैप के बीच रिलेशन हो गया। तो सवाल करने के लिए क्या रहेगा, जैसे मान लो हमारे पास कैसे सवाल आएंगे कि या तो I कैप दे दिया रहेगा, I कैप मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दे देगा, या रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर देगा, या नॉर्मल के डायरेक्शन। इन तीनों में से कोई दो दे करके हमसे तीसरा पूछा जाएगा। तो एक मेथड हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। दूसरा मेथड एक जो है वो कॉन्सेप्ट एक जो हमें ध्यान देना है आगे चल के, पहले एक सवाल में हम लोग करेंगे इस मेथड से प्रॉपर ये सब इक्वेशन का यूज करते हुए, उसके बाद जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अभी पढ़ेंगे उससे करेंगे, उससे काफी ज्यादा बिना कॉपी पेन चला ही होगा। एक बात देखते हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि जब I कैप और R कैप को अगर हम लोग देखें, I कैप और R कैप को, दोनों में हमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट होता है बस वो रिवर्स हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट है जो हमारा सवाल सॉल्व करने में काम आएगा। क्या कॉन्सेप्ट है कि देखो यहाँ से देखें तो साइन थीटा टी कैप के अलोंग कंपोनेंट सेम है, यानी प्लेन मिरर के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो सेम रहेगा। चेंज कौन सा होगा, तो जो नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो वहां पे क्या हो गया प्लस। यही कॉन्सेप्ट हमारा काम आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग नॉर्मल गेट रिवर्स्ड किसके बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो इंसिडेंट रे का जो कंपोनेंट है नॉर्मल के अलोंग वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हम इसका इक्वेशन का भी यूज करते हुए करेंगे, लेकिन उसके बाद जो भी इक्वेशन आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब हम इसी से। चलो यार अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिससे हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे या इस इक्वेशन का एप्लीकेशन पता चल जाएगा, ठीक है। ये बोला गया है कि एक प्लेन मिरर है जो कि YZ प्लेन में है, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा z एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे YZ प्लेन में एक मिरर है, ध्यान से समझना पहले क्वेश्चन को, ठीक है। सवाल काफी आसान आते हैं, भले देखने में थोड़ा सा डरावना और अजीब लग रहा हो टॉपिक। YZ प्लेन में एक मिरर है, ठीक है, इस पे
एक लाइट रे हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं जिसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जो है हमने उसको क्या नाम दे दिया, E1। हमने अपने क्वेश्चन जो इक्वेशन निकाला था उसमें क्या दिया हुआ था, I माना था, यहाँ पे क्या दे रखा है, E1। ठीक है, वो किसके बराबर है, 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 J कैप और प्लस 1/√3 K कैप। ये क्या है, यूनिट वेक्टर, ये क्या है हमारा यूनिट वेक्टर अलॉन्ग इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के अलॉन्ग जो है यूनिट वेक्टर है, तो हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड यूनिट वेक्टर, क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रिफ्लेक्टेड रे। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है। इंसिडेंट रे के अलॉन्ग दिया हुआ है, मिरर का प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, हमें रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, चलो यार देखते हैं कैसे सॉल्व करें। तो एक पहला मेथड तो ये रहेगा हमारा कि जो फॉर्मूला हमने लिखा था, फॉर्मूला जो हमने लिखा था वो क्या लिखा था, आर कैप इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 इंटू आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। यहाँ से ध्यान रखना ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड के अलॉन्ग जो आई जे के होता है उससे ये कंफ्यूज नहीं होना। एक तरीके से अगर यहाँ पे लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, आर कैप इक्वल्स टू E1 कैप माइनस 2 इंटू E1 कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप, यही आएगा। E1 हमारा क्या है, इंसिडेंट रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो चलो यार अब हमें क्या फाइंड करना है, आर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये नॉर्मल एन कैप हम लोग फाइंड करते हैं, क्योंकि ये तो दिया हुआ है। तो एन कैप कैसे मिलेगा, तो यहां से देखो YZ प्लेन में एक मिरर रखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये Y और ये हमारा क्या है Z एक्सिस। YZ प्लेन में एक मिरर रखा हुआ है, तो इस पे नॉर्मल किधर आएगा, इधर की तरफ। इस पे नॉर्मल किधर आएगा, इधर की तरफ। ऑब्वियसली अगर ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, YZ प्लेन में एक मिरर रखा हुआ है, तो नॉर्मल किधर की तरफ आएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वो उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा एन कैप की वैल्यू फाइंड करना, जो कि क्या आ गया हमारे पास, आई कैप। E1 कैप दिया हुआ है, बस यहाँ पे पुट करना हमें। तो क्या लिख सकते हैं, आर कैप इक्वल्स टू E1 कैप। E1 कैप को क्या लिखेंगे, तो 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ठीक है, माइनस साइन क्या आएगा, 2 इंटू, अब यहाँ पे थोड़ा एक लाइन में मैं लिखूंगा, यहाँ पे E1 कैप डॉट एन कैप आ रहा है, E1 कैप ये रहा, एन कैप ये रहा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे केवल x कंपोनेंट आएगा, बाकी i का j के साथ और i का k के साथ 0 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो 1/√3। तो हम एक काम करते हैं, सीधा इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1/√3, और n कैप की वैल्यू किसके बराबर है, i कैप। यहाँ से सॉल्व करें क्या आएगा, तो 1/√3 है, ये माइनस 2/√3, तो माइनस 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आर कैप, और यही हमारा डिजायर्ड आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर। अब एक बात होता है, ये तो हमारा हो गया क्या, आर कैप के हिसाब से, कि जो हमने जो रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर ये जो इक्वेशन निकाला था उसके थ्रू हो गया। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट अगर मान लो जो कॉन्सेप्ट सीखा था हमने कि नॉर्मल के अलॉन्ग इंसिडेंट रे जो रहता है उसका कंपोनेंट रिवर्स होता है, उससे हम लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे सोचना है बस, बाकी आंसर तो एक ही लाइन में लिखा जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल के अलॉन्ग जो इंसिडेंट रे का कंपोनेंट होता है वो बस रिवर्स होता है। नॉर्मल है क्या भाई, एक्स के अलॉन्ग, यानी कौन सा, आई कैप। एक्स के अलॉन्ग यानी सिर्फ एक्स कंपोनेंट को आप रिवर्स कर दो, बाकी सब ऐसा ही रहने दो। तो बस एक्स कंपोनेंट अगर रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस 1/√3 आई कैप, बाकी वैसे ही रहेगा, तो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर भी वही है अपने पास आंसर है, नीचे भी यही आ रहा। तो जब भी अगर आया तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कि अब हम दो मिरर की बात करेंगे। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्शन होगा
वो हमारा कितने मिरर से होगा, 2 मिरर से होगा। अब 2 मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद हम रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो देख लेते हैं मिरर कौन कौन से प्लेन में, ठीक है। एक मिरर का नाम हम लोग दे देते हैं M1 और दूसरे मिरर का नाम देंगे हम लोग M2। जो YZ प्लेन में जो मिरर है, एक हमारा मिरर YZ प्लेन में है, उसको हम लोग नाम दे रहे हैं M1, ठीक है। और दूसरा जो मिरर है वो किस प्लेन में है, XZ प्लेन में। XZ प्लेन में मिरर है और उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, M2, ठीक है। YZ में जो मिरर है उसको M1, XZ में जो है M2 लिया। यहाँ पे भी एक लाइट रे हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं और इंसिडेंट रे के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। ये हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है, पहले ही जैसा है। तो हमें रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है, उसको हम लोग ER बोल देते हैं, ठीक है, ER। कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम किससे, M2 मिरर से। M2 जो मिरर है उससे रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। अब हम एक बात ध्यान रखो, यही वाला मेथड यूज करने वाले हैं, ठीक है, सेकंड मेथड ही फटाफट उससे आएगा हमारा आंसर। तो पहले एक बात देखो, पहले लाइट रे किस पे इंसिडेंट हो रही है, M1 पे, बाद में उसके बाद M2 पे। तो पहले जब लाइट रे M1 पे जो इंसिडेंट होगी तो उसका रिफ्लेक्टेड रे हम लोग फाइंड करते हैं। तो किसके लिए लिखते हैं, फॉर मिरर M1, फॉर मिरर कौन सा, M1। अगर M1 के लिए देखें तो E1 किसके बराबर है, 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप, यही दे रखा है अपने को। अब एक बात देखो, सबसे पहले हम लोगों ने, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि नॉर्मल के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो रिवर्स होगा। तो नॉर्मल किसके अलॉन्ग है, तो M1 के लिए जो नॉर्मल है उसको हम लोग नाम दे देते हैं N1 कैप, और वो किसके अलॉन्ग है, तो जब YZ प्लेन होगा तो उस किसके अलॉन्ग होगा, I कैप के अलॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे जो आएगा उसको हम लोग ER1 लिख रहे हैं। ER1 मतलब जब फर्स्ट मिरर से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं। तो कौन सा कंपोनेंट रिवर्स होगा, तो I कैप वाला। तो -1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप, यही हमारा क्या होगा, ER1 कैप। अब एक बात देखो, जो मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होगा वो मिरर M2 के लिए इंसिडेंट रे। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, फॉर मिरर M2। अगर सेकेंड मिरर की बात करें तो उसके से जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले N2 कैप डिफाइन करेंगे। N2 कैप जो XZ प्लेन में जो मिरर है उसके लिए N2 कैप किधर होगा, Y डायरेक्शन में, यानी कौन सा होगा, J कैप। अब J कैप यानी कौन सा कंपोनेंट रिवर्स होगा इसका, J वाला। तो क्या आ जाएगा, -1/√3 i कैप माइनस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, जो कि रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है। किसके बाद, M2 से जब तो चले यार एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमारा क्या था, एक मिरर से रिफ्लेक्शन था, दूसरे में हम लोग 2 मिरर की बात की है। अब 2 मिरर से आ गया तो जितने भी मिरर आएंगे सबसे कर सकते हैं। इसके बाद एक जो वेरिएशन है वो है कि हम लोग वेक्टर दिया हुआ रहेगा। मान लो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, यूनिट वेक्टर दिया हुआ रहता था, ठीक है, कि इंसिडेंट रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, नॉर्मल के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर दिया हुआ रहता था। अब हमें क्या दिया हुआ रहेगा कि वेक्टर ही दिया हुआ रहेगा, कि इंसिडेंट रे वेक्टर दिया हुआ रहेगा, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ रहेगा, और हमें रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर फाइंड करना रहेगा। तो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कि मान लो इंसिडेंट रे के अलॉन्ग जो वेक्टर है, यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर नहीं, मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, E1 वेक्टर लिखा मैंने, क्या है, i कैप
प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये भी आसान सवाल है, एक लाइन में हो जाएगा। नॉर्मल के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो आई कैप, सॉरी नॉर्मल के अलॉन्ग जो वेक्टर की बात कर रहे हैं वो क्या है, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो हमें रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ये ध्यान रखो, मैंने फिर से क्या बोला है, ई आर कैप की बात कर रहा है, मैं ई आर कैप फाइंड करना है, यानी रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो ठीक है यार, देखते हैं, हमें पता है कौन सा कंपोनेंट रिवर्स होगा। तो यहाँ देखो नॉर्मल किसके अलॉन्ग है, आई कैप और जे कैप के अलॉन्ग, तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो पहले तो ई आर वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। जब ई आर वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो क्या आएगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, और ये कंपोनेंट सेम रहेगा तो माइनस के कैप। सवाल हमारा खत्म हो गया। अब ये पूछा है यूनिट वेक्टर, तो यार ये तो वेक्टर 11th का क्वेश्चन है कि वेक्टर ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, तो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यही आता है। तो ई आर कैप हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन जो इसका मैग्नीट्यूड, तो ये कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यही आएगा। कितना हो जाएगा, -1/√3 आई कैप -1/√3 जे कैप -1/√3 के कैप, यही हमारा क्या हो जाएगा, ई आर कैप की वैल्यू। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन पे जो भी वेक्टर के फॉर्म में जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, वो सारा हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हमारा एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन। एक बात देखो, यहाँ पे एक छोटी सी चीज हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लाइट रे पे आएंगे। ठीक है, बाद में हम लोग पहले एक नॉर्मल इन जनरल एग्जांपल लेकर के ले लेते हैं। मान लो एक पर्सन जो है वो इस स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है। ठीक है, वो आराम से यहाँ से चलना शुरू किया, वो ऐसे पाथ पे सीधे चलते जा रहा है। सडनली उसे लगा कि नहीं यार, अब थोड़ा मैं इस रास्ते पे जाता हूँ, घूम रहा था अपना आराम से। ठीक है, तो वो थोड़ी देर बाद वो इस रास्ते पे मूव करना शुरू कर देगा। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कितने एंगल का टर्न लिया, तो वो हमारा होगा आंसर कौन सा, ये वाला। उसने कितने का एंगल टर्न हुआ, कितने एंगल से टर्न हुआ। तो देखो यार, कुछ लोग सोचोगे कि सर ये था इधर की तरफ जाने लगा, ऐसे टर्न हो गया, नहीं हुआ। टर्न कितने का हुआ, तो ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जाने लगा, तो टर्न क्या हुआ, तो ये एंगल जो होता है, ये एंगल थीटा जो होता है, वो हमारा हुआ कि इतने एंगल का उसने टर्न लिया। जाना उसको ऐसे ऐसे चाहिए था, लेकिन अब ऐसे जाने लगा, तो टर्न कितने का लिया, थीटा एंगल का। और यही जो थीटा एंगल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एक तरीके से एंगल ऑफ डेविएशन कि कितने एंगल से डेविएट हुआ, कितने एंगल से बेंड हुआ। ठीक है, तो एक बात देखो, एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओरिजिनल पाथ और न्यू पाथ के बीच का जो एंगल होगा वही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या बोल सकते हैं एक तरीके से एंगल ऑफ डेविएशन कि एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ, ठीक है, ओरिजिनल पाथ एंड न्यू पाथ। अब ये कोई भी हो सकता है इन जनरल। अब लोग मान लो एक पाथ पे चल रहे हैं, उसकी बात कर सकते हैं। लाइट रे के केस में हो सकता है कि लाइट रे चलो भाई पहले ऐसे जा रही थी, किसी कारण से इधर जाने लगी, तो उस समय भी बात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि ओरिजिनल और न्यू पाथ के बीच जो है वो, उसके बीच का जो एंगल होगा वही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो चलो यार, हम लोग अब निकालते हैं किसके लिए, प्लेन मिरर के केस में। अब अगर हम लोग प्लेन मिरर के केस में निकालें, तो मान लेते हैं एक लाइट रे ऐसे आ रही है। ठीक है, चलो मैंने बताया था कि जब भी आपको रिफ्लेक्टेड रे अगर ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। ये हमारा मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये लाइट रे इधर की तरफ जाने लगी, ये हमारा आर है, और ये भी किसके बराबर होगा, आई के बराबर ही होगा। ठीक है, अब एक बात देखो, लाइट रे ऐसे जा रही थी, थोड़ी देर बाद सडनली ऐसे जाने लगी। अब हम यहाँ पे अगर एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो ये हमारा ओरिजिनल पाथ है, ये हमारा न्यू पाथ है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, तो इनके बीच का एंगल ये वाला होगा। यही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन।
इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है। और यही हमारा डेल्टा जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है भाई। अब ये डेल्टा कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो एक बात सोचो, ये पूरा एंगल कितना पाई, ये पूरा कितना 2i, तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस 2i के बराबर, ठीक है। यही हमारा आएगा डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर, पाई माइनस 2i। अब दो केस लेते हैं हम लोग, वहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं। मान लो एक ग्रेजिंग इंसिडेंस की बात करते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स में ये काफ़ी जगह आएगा ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या हो गया कि जस्ट सरफेस को टच करते हुए जाए। जैसे मान लो सपोज एक सरफेस ऐसा रखा हुआ है या मिरर रखा हुआ है, अगर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, यानी जस्ट सरफेस से टच होते हुए जा रही है, तो उस इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो उस केस में अगर हम लोग बात करें कि मान लो ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइट रे जस्ट हम लोग ग्रेजिंग इंसिडेंस के तौर पे जा रही है, ठीक है, ग्रेजिंग इंसिडेंट करा रहे हैं। ये थोड़ा सा मैंने ऊपर इसीलिए बनाया ताकि हमें लगे कि हाँ दूसरी लाइट रे भी प्रेजेंट है। यहाँ पे इंसिडेंट कराया हमने, तो सबसे पहले रिफ्लेक्टेड रे के लिए क्या ड्रॉ करें, नॉर्मल। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री। बेटा ध्यान रखना यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ और एंगल सोचने लगो, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और ये लाइट रे ऐसी ही चली जाएगी, ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब एक बात सोचो कि इस केस में, ठीक है, अगर डेल्टा की वैल्यू निकालनी तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो पाई माइनस 2 इंटू 90 डिग्री कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। डेल्टा कितना, 0। ऑब्वियसली लाइट रे अपना पाथ तो चेंज ही नहीं की, अगर पाथ चेंज ही नहीं की तो ऑब्वियसली जो डेविएशन हुआ वो कितना होगा, 0 होगा। और ये जो डेल्टा होता है ये हमारा डेल्टा मिनिमम होता है, ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है जो कि एक लाइट रे ट्रैवल करती है, ठीक है। दूसरा हम लोग अगर देखें नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या हो गया कि लाइट रे जो हो वो सरफेस के या प्लेन मिरर के परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास लाइट एक प्लेन मिरर है और हमने एक लाइट रे कैसी इंसिडेंट की, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे इंसिडेंट किया हमने, ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है ना भाई। अब एक बात देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जब भी अगर आपको रिफ्लेक्टेड रे अगर ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल। इसकी परपेंडिकुलर भाई नॉर्मल ड्रॉ करोगे, इसी लाइन पे आएगा। अब इसी लाइन पे आएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी किसके बराबर, 0, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी क्या होगी, इसी पाथ पे वापस चली जाएगी, ठीक है। इंसिडेंट भी वही होगा और रिफ्लेक्टेड भी वही होगा। तो यहाँ से अगर डेल्टा की वैल्यू देखें तो क्या आएगा, पाई माइनस 2 इंटू 0 डिग्री यानी पाई के बराबर। और ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ये मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम एक लाइट रे कितना डिविएट हो सकती है, 180 डिग्री। ऑब्वियसली यार ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मान लो आप इधर जा रहे हो आप वापस चले आओगे, इससे ज़्यादा डिविएशन तो कुछ हो नहीं सकता। तो किसी भी केस में डिविएशन जो होगा वो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये 180, मिनिमम कितना 0। अब ये अलग आता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अभी हम लोग देखेंगे उस बारे में। तो चलो यार, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में हमने क्या देख लिया कि क्या रिलेशन है। तो एक बार इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। डेल्टा इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, पाई माइनस 2i के बराबर, यही आया है हमारे पास। तो अगर मान लो कि y एक्सिस पे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन ले रहे हैं और x एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस ग्राफ को फॉर्मेट देखें तो डेल्टा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू पाई एक कांस्टेंट है तो c माइनस m इंटू आई हमारा x एक्सिस पे है तो x। तो ये एक तरीके से किस चीज़ का इक्वेशन आएगा, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। और कैसा स्लोप होगा, तो नेगेटिव स्लोप। तो ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है, ये ऐसा ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। अब हमें ये देखना है ये दोनों पॉइंट कहाँ पे होंगे। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या है, I0,
तो आई अगर 0 है तो ये पॉइंट कौन सा, पाई के बराबर, और यहाँ पे क्या हमारा डेल्टा 0, तो डेल्टा 0 तो क्या होगा, तो यहाँ से ये 0 की, अगर ये 0 है तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, π/2, तो π/2, 0। तो ये एक सिंपल रिलेशन है, ग्राफ का वेरिएशन है किसके किसके बीच, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर वहाँ से एक कॉन्सेप्ट और हमें मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि दो प्लेन मिरर हैं। ठीक है, मान लिया अपने पास दो प्लेन मिरर हैं, ये हमारे पास एक लाइट प्लेन मिरर ये रहा और दूसरा प्लेन मिरर ये, इसको हमने क्या नाम दिया, M1, इसको हमने क्या नाम दिया, M2 का। अब एक बात देखो, मान लो इसके ऊपर एक लाइट रे हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल। ठीक है, ये एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, तो जो लाइट रे इससे रिफ्लेक्ट होगी, M2 से रिफ्लेक्ट होगी, तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि डेल्टा की वैल्यू आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम किससे, M2 से। तो M2 से जो रिफ्लेक्ट होगी लाइट, तो उस समय डेल्टा की वैल्यू निकालने अपनी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले लाइट रे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 60 डिग्री। ठीक है, एक एक करके, एक बार यहाँ से डेविएशन निकालते हैं, एक बार यहाँ से। लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप एंगल ऑफ डेविएशन निकाल रहे हो, तो उस केस में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस सेंस का हमेशा ध्यान रखना अपने को। ठीक है, तो देखो लाइट रे मान लेते हैं कि वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, एक बार दोबारा बनाते हैं, ये रही लाइट रे का डायरेक्शन, ये एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। क्लियर है सभी को। यहाँ से फिर से एक बार नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो लाइट रे कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, अब एक बात देखो, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 30, ये 90 है, ये कितना 60, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये भी कितना हो जाएगा 30। क्लियर हो गया सभी को। पहली बार डिविएशन यहाँ पे हो रहा है, जिसको हम लोग डेल्टा 1, यही हमारा एंगल ऑफ डिविएशन होगा। ध्यान रखो, ओरिजिनल पाथ और न्यू पाथ के बीच का एंगल। ठीक है, दूसरी बार डिविएशन यहाँ पे हो रहा है कि ये लाइट रे जा ऐसे रही थी, अब ये ऐसे जाने लगी, तो ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा 2। तो हमें क्या करना है, एक बार डेल्टा 1 निकालते हैं, एक बार डेल्टा 2। तो जो डेल्टा की वैल्यू आएगी, डेल्टा नेट की जो वैल्यू आएगी, वो किसके बराबर आएगी, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर। ठीक है, डेल्टा 1 कितना होगा, तो 180 डिग्री, यानी π-2i। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या लिखते हैं, π-2 इंटू 60 डिग्री, ये लिखते हैं। और ये किस डायरेक्शन में, तो एक बात देखो, ये हमारा कैसा है, क्लॉकवाइज। ये कैसा डेविएशन है, क्लॉकवाइज। ये हम लोग क्लॉकवाइज को C से डिनोट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को A से। ठीक है, उसके बाद ये कैसा डेविएशन हो गया, ये भी क्लॉकवाइज है, और इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, तो कितना आएगा, तो प्लस π-2 इंटू 30 डिग्री, और ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है, तो दोनों ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री और प्लस ये कितना 120 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 180 डिग्री क्लॉकवाइज बोलो या फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बात बराबर ही होता है। 180 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, लाइट रे कैसे जा रही थी, क्लॉकवाइज, डिविएशन 180 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मान लो कि लाइट रे जो है, ये हमने दो मिरर लिया, हमने एक मिरर M1 और दूसरा मिरर हमने लिया M2। ठीक है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है कि इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट किया हमने, इस पे एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया, और वो लाइट रे इंसिडेंट जो किया है वो इसके पैरेलल किया हमने, कुछ ऐसे।
ये लाइट रे हमने कुछ ऐसे इंसिडेंट किए जो कि लाइट रे क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है। अब हमें निकालना है कि फिर से जो एंगल ऑफ डिविएशन होगा डेल्टा की वैल्यू आफ्टर किसके, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, M2 से जो रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद हमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल रहा, ये एंगल कितना होगा 60, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ से देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइट ऐसे हो जाएगी, ये भी कुछ कितने एंगल पे जाएगा 30 डिग्री पे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 30 तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये भी कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा वो कितना 30 डिग्री, और लाइट रे कुछ ऐसे चली जाएगी कितने एंगल पे 30 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को, 60 डिग्री पे आई, ये 30, फिर 30 पे जाएगी, ये 30 तो ये 60, और ये 60 तो ये भी कितना 60। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 60 तो ये कितना 30, और फिर ये 30 पे जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें फिर यहाँ पे क्या निकालना है, एंगल ऑफ डिविएशन। तो यहाँ से देखो, पहली बार लाइट रे यहाँ पे डिविएट हुई है एक बार डेल्टा 1, दूसरी बार लाइट रे यहाँ पे डिविएट हुई है डेल्टा 2। समझ आ रहा है सभी को, डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये डेल्टा 1 और ये कितना डेल्टा 2, दोनों क्लॉकवाइज है, सीधा ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा नेट इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, तो डेल्टा 1 प्लस कितना आएगा डेल्टा 2। डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, तो डेल्टा 1 देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा पाई माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, प्लस ये किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। कैसा, ये क्लॉकवाइज सेंस में, ये भी है कैसा क्लॉकवाइज। इसके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, तो पाई माइनस 2 इंटू 30, ये किसके बराबर आ जाएगा क्लॉकवाइज, यानी ये कितना आ जाएगा 240, 60 आया तो 120 और प्लस 120, 240 कैसा क्लॉकवाइज। 240 क्लॉकवाइज तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब एक चीज़ हमें जो ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट जो हमें समझ आएगा, आगे एक दो क्वेश्चन और लेकर के मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि इन दो क्वेश्चन में वो वैलिड हो रहा है कि नहीं। तो देखो यार, यहाँ पे एंगल कितना 90, ये लाइट रे कैसे घूम रही थी क्लॉकवाइज, ऐसे आई ऐसे क्लॉकवाइज, तो एंगल ऑफ डेविएशन 180 एंटी क्लॉकवाइज। खैर देखो यहाँ पे है दोनों, मतलब कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है क्लॉकवाइज ही बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाएगा तो जस्ट इसका अपोजिट और इसका डबल होता है। किसका, तो एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, दोनों मिरर के बीच का जो एंगल होता है उसका डबल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखो मान लो कितना हो गया, फिर से लाइट रे कैसे घूम रही है क्लॉकवाइज, लाइट रे कैसे घूम रही है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रही है, एंगल कितना 60, तो कितना आया 120 एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, आगे अभी एक और क्वेश्चन लेकर के मैं एक्सप्लेन करूंगा। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि पहली चीज कि दो रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, जो एंगल ऑफ डिविएशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस के, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। पहला कॉन्सेप्ट क्या आया कि आफ्टर टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन is independent of एंगल ऑफ इंसिडेंस, किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा एक और पॉइंट इसी में क्या आएगा कि डबल ऑफ किसका, एंगल बिटवीन दिस टू मिरर्स, डेल्टा इक्वल्स टू 2 थीटा, और जहाँ थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दोनों मिरर के बीच का जो एंगल होगा उसका डबल होगा।
और अपोजिट सेंस में, जैसे लाइट रे अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो डिविएशन एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मान लो डिविएशन लाइट रे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो एंगल ऑफ डिविएशन क्लॉकवाइज, ठीक है। अपोजिट ऑफ, इन अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ लाइट, ठीक है, रोटेशन ऑफ लाइट का जो रोटेशन होगा उसके अपोजिट सेंस में होगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये वैसे देख ही चुके हैं कि जो एंगल ऑफ डिविएशन होगा दो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि मान लो दो प्लेन मिरर हैं, ये दोनों प्लेन मिरर हैं और इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। और एक लाइट रे हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं कुछ ऐसे इसके पैरेलल, मतलब ये एंगल भी फिर से कितना है, 30 डिग्री, और ये हमारा क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें फिर से वही निकालना है कि डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा इक्वल्स टू व्हाट, ये m1 हो गया, ये m2 आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम m2, रिफ्लेक्शन फ्रॉम m2 जो होगा, m2 से जो रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। चलो लाइट रे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के इधर की तरफ आ गई, ठीक है। नॉर्मल मान लिया हमने ये वाला, ठीक है। ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60। ये 60 है तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है भाई। ये 60 होगा, ये 60, ये कितना हो जाएगा, 30। ये 30, ये 30, तो ये पूरा कितना होगा, 120। और 120 जिसमें नॉर्मल डाला तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से हमारे पास 30 डिग्री, और ये इधर की तरफ कितना आएगा, 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगा। हमें दो m2 के बाद जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके बाद ही हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक बात देखो, पहली बार लाइट रे यहाँ रिफ्लेक्ट हुई और ये हमारा डेल्टा 1 हो गया। दूसरी बार लाइट रे यहाँ रिफ्लेक्ट हुई और इसको हम लोगों ने बोला डेल्टा 2। लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, तो नेट डेल्टा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा नेट इक्वल्स टू, तो डेल्टा 1 प्लस क्या लिखेंगे, डेल्टा 2, ये लिखेंगे। डेल्टा 1 किसके बराबर, तो यहाँ से देखो पाई माइनस 2 इंटू ये एंगल कितना, 60 डिग्री, यही आ रहा है। और ये कैसा है, तो ये क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद डेल्टा 2 की बात करें तो डेल्टा 2 कैसा, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये क्लॉकवाइज को अगर प्लस मान रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, तो कितना आएगा, तो पाई माइनस 2 इंटू 30 डिग्री। यहाँ से किसके बराबर, पाई माइनस पाई कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री किसके बराबर, तो माइनस 60 डिग्री कैसा आया, माइनस 60 डिग्री क्लॉकवाइज। माइनस 60 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया कि 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 60 डिग्री कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ से ये लाइट रे कैसे बेंड हो रही है, क्लॉकवाइज, डिविएशन 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या डबल है, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि जस्ट जो भी अगर सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे का एंगल ऑफ डिविएशन होता है वो डबल होता है एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स और अपोजिट सेंस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, चूंकि इस पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यही इसीलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट, एक बार एक लाइन का कॉन्सेप्ट है समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि लाइट रे अपने पाथ को क्या कर सके, रिवर्स कर सके। यानी ये कब पॉसिबल है कि जब लाइट रे मिरर के ऊपर परपेंडिकुलरली अगर इंसिडेंट की जाए तो वो अपना फिर से पाथ क्या करती है, रिट्रेस कर लेती है, रिवर्स कर लेती है। रिवर्स करेगा तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि लाइट रे अगर मिरर के ऊपर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है तो वो लाइट रे अपना पाथ क्या करता है, रिवर्स करना शुरू कर देता है, जिस पाथ से आया था उसी पाथ पे लौटना शुरू कर देता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो वो देख लेते हैं।
मान लिया 2 प्लेन मिरर हो गए, ठीक है। यहां से एक प्लेन मिरर, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है, ये एंगल थीटा। यहां पे हमने एक लाइट रे इंसिडेंट किया जो कि इसके पैरेलल है, यानी ये एंगल कितना हो गया थीटा। हमें ये निकालना है, मान लो इसको हमने नाम दिया m1 और ये इसको m2। हमें क्या निकालना है, थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए सो दैट लाइट रे will retrace its path, light ray will retrace its path after second reflection, after second reflection, second reflection के बाद जो है लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस करने लगे, ठीक है। तो चलो यार इसको सोचते कैसे हैं, बस ये चीज़ सोचना देखना है अपने को। तो देखो यार, जब भी अगर रिट्रेस सेकंड रिफ्लेक्शन की बात हो रही है ना, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ, दूसरा यहाँ पे होगा, तो जब भी अगर लाइट रे जिस रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करेगा उस समय वो 90 डिग्री यानी मिरर के परपेंडिकुलरली वो इंसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा लाइट रे। चलो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल पे जा करके इंसिडेंट होगा। चूंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे जा करके इंसिडेंट होगा तभी ये वापस लौटना शुरू करेगा। तो जिस भी रिफ्लेक्शन के बाद बोला जाए तो उस पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन के टाइम जो लाइट रे इंसिडेंट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे सेकंड रिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो सेकंड रिफ्लेक्शन के टाइम लाइट रे कैसी होगी, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी, ठीक है। ये थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये कितना हो गया थीटा, ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, यही आएगा अपने पास। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कि थीटा प्लस थीटा, या फिर ये दोनों की वैल्यू किसके बराबर 90 डिग्री। तो 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू किसके बराबर 45 डिग्री, ठीक है। यानी दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए 45। इसी में अगर ये बोल दिया जाए कि थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने पाथ को रिट्रेस करना शुरू करे, तो उसी का बी पार्ट देख लेते हैं कि थीटा इक्वल्स टू व्हाट, सो दैट लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ, लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है। कितने रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद जो है लाइट क्या करे, अपने पाथ को रिट्रेस करे। बस हम लोग सबसे पहले डायग्राम प्रॉपरली बना लेते हैं। जैसे ही डायग्राम बनेगा अपना काम, ये क्वेश्चन 2 मिनट का है बस, ठीक है। देख लेते हैं पहले एक बार डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं। इसीलिए इसको डायग्राम बनाने के कारण ही पूरे चैप्टर में बस डायग्राम अच्छे से बनाने आना चाहिए। इसीलिए हम इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नाम इसीलिए देते हैं, क्योंकि अगर आप डायग्राम सही से बना लिए मतलब सवाल सॉल्व हो गया। लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, ये रही हमारी लाइट रे, ऐसे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। ये हमारा क्या है 90 डिग्री, ये थीटा है, ये भी कितना हो गया थीटा, ठीक है। अब ये लाइट रे क्या हो रही है, कुछ ऐसे आ रही है, ये हमारा नॉर्मल है और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये जो लाइट रे जो थर्ड रिफ्लेक्शन हुआ, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये सेकेंड और ये हमारा कौन सा थर्ड। तो लाइट रे कैसे होगी, परपेंडिकुलरली फिर से अपना इंसिडेंट हो रही है तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ये हमारे पास क्या आ रहा है थीटा, इसको हमने क्या नाम दिया थीटा। ये 90 तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यही आएगा। ये इस पे परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल कितना होगा थीटा और ये भी कितना हो जाएगा थीटा। ये कितना है 90 माइनस थीटा, थीटा है भाई, ये भी कितना 90 माइनस थीटा, ये भी कितना 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। बस अब सवाल खत्म। एक बार फिर से देखते हैं, लाइट रे ऐसे आई, ऐसे गई और यहाँ पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई। ये थीटा दिया हुआ है, ये 90, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा तो ये भी थीटा, तो ये थीटा और ये भी कितना थीटा। तो क्या हो जाएगा 3 थीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। इन तीनों ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री।
यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो चलो ये था हमारा 3 टॉपिक अपना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेक्टर फॉर्म में, एंगल ऑफ डेविएशन और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट, इमेज और इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो सारी चीज़ें। अब हम लोग प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट का कैसे फॉर्म करेंगे, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कैसे फॉर्म करेंगे, फील्ड ऑफ व्यू वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे।